देखने में गेट का सिलेबस इलेक्ट्रिकल मशीन का कुछ इस तरह का है। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। रिवीजन करने का अर्थ ये नहीं होता कि बैठ के पूरा वीडियो लेक्चर दोबारा देखिए। पहली चीज तो ये अपने दिमाग से हटा दीजिए, वीडियो लेक्चर दोबारा नहीं देखना है भाई साहब। आपने वीडियो लेक्चर देख लिया है ऑलरेडी। आपने जो नोट्स बनाया है उस नोट्स से आपको रिवीजन करना है। एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन, एक थ्योरेटिकल आ सकता है और एक न्यूमेरिकल आ सकता है। आप इस सेशन का भरपूर यूटिलाइजेशन करने वाले हो। गेट 2024 सभी इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के मन में एक ही चीज रहती है कि सर इलेक्ट्रिकल मशीन में कैसे मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन करेंगे, किन एरियाज पे ज्यादा फोकस करें सर, रिवीजन में कहां पर ज्यादा रिवीजन पे हमें टाइम देना है सर। और साथ ही साथ आपके दिमाग में ये क्वेश्चन भी होता है कि इलेक्ट्रिकल मशीन का जो टोटल वेटेज है उसको हम किस तरह से एग्जाम के समय यूज करें जिससे समय कम लग के हम मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन कर सकें। ठीक है, सो ये पूरा बात मैं इस सेशन में रखने वाला हूं। सबसे पहले तो मैं आपके सामने गेट का सिलेबस रख दिया हूं। देखने में गेट का सिलेबस इलेक्ट्रिकल मशीन का कुछ इस तरह का है। ये सिंगल फेज भी बताया गया है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन प्रिंसिपल भी बताया गया है, डीसी मशीन भी है, 3 फेज इंडक्शन मशीन, सिंगल फेज इंडक्शन मशीन, सिंक्रोनस मशीन। अब यार इतना बड़ा सिलेबस है और अगर देखा जाए तो इन्होंने बस मोटा मोटा सा लिख दिया है। जैसे कि परफॉर्मेंस लिख दिया, परफॉर्मेंस में सब कुछ आ जाता है। अगर मैं किसी मशीन की परफॉर्मेंस की बात कर दूं तो उसमें सब कुछ आ जाता है। इस वजह से हमारा जो ये सिलेबस है जितना दिख रहा है इससे कहीं ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि हमें सिलेबस के किन एरियाज में, सिलेबस में जो डिफाइंड है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं और उनमें से जो टॉपिक्स हैं हमें किन एरिया पे ज़्यादा फोकस रखना है। इलेक्ट्रिकल मशीन का जो वेटेज है, अगर मैं टोटल वेटेज की बात करूं तो वेटेज टोटल जो है वो 12 से 15 मार्क्स के बीच का होता है। इसको आप याद रखिएगा कि 12 से 15 मार्क्स के बीच का आपका टोटल वेटेज होता है। ठीक है, सबसे पहले मैं एनालिसिस कर देता हूं पिछले 5 सालों की। तो अगर पिछले 5 सालों की एनालिसिस की जाए तो आप ये पाएंगे कि लगभग हर टॉपिक से गेट में क्वेश्चन जो है वो पूछ ले रहा है और इनका बाइफर्केशन बहुत अच्छा है। देखिए किस तरह से पूछा गया है। जैसे इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन से इन्होंने 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था। हालांकि इसके लिए आपको स्पेशली जानने की जरूरत नहीं थी, 2019 में पूछा था। तो 17 से लेके अगर आप देखिए तो 23 तक इस टॉपिक का कोई खास वेटेज नहीं रखा है। तो इसका मतलब इस टॉपिक का कोई खास वेटेज नहीं है। वैसे भी ये बेसिक होता है, मैक्सिमम लोगों को ये चीज पहले से आती है। ठीक है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की बात कर लेते हैं। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को 2020 में और 2018 में 1-1 मार्क्स से पूछा था सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में। यही अगर 2 मार्क्स की बात की जाए तो 2 मार्क्स में देखो 2023 में भी आया था और 2023 में ये मैग्नेटिक सर्किट से आ गया था, 2021 में भी आया था, 19 में भी आया था और 18 में भी आया था। तो अगर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की बात की जाए तो देखो काफी अच्छा वेटेज आपको देखने को मिल रहा है। मतलब सिंगल फेज ट्रांसफार्मर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके गेट 2024 के लिए भी होने वाला है। बहुत हद तक चांसेस है कि एक क्वेश्चन तो आपको सिंगल फेज से मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इफिशियंसी से हो सकता है, रेगुलेशन से हो सकता है, ये सारी चीजें मैं और आगे ले जाऊंगा। इसके बाद 3 फेज ट्रांसफार्मर की बात करें तो 3 फेज ट्रांसफार्मर में देखो 20 में आया था, 18 में आया था, 17 में आया था। लेकिन अभी जो है इन्होंने 22 और 23 में नहीं पूछा। ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। खास तौर से वेक्टर कनेक्शंस को बस जानिए, क्योंकि ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर में 3 फेज ट्रांसफार्मर का कोई बड़ा न्यूमेरिकल आप सॉल्व नहीं कर सकते गिवन टाइम के हिसाब से। समझ रहे हैं? तो इस वजह से आपको 3 फेज ट्रांसफार्मर को कनेक्शंस को समझने की नीड है, स्टार डेल्टा बेसिक समझने की नीड है। बाकी इसके ऊपर बहुत ज्यादा इन डेप्थ जाके आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने की नीड नहीं है, हाईली कैलकुलेटिव न्यूमेरिकल सॉल्व करने की नीड नहीं है। ठीक है, ये ईएससी में आपके कन्वेंशनल में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन यहां पर अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं रह जाता। इसका बिल्कुल बेसिक पार्ट ही आपको केवल देखना पड़ता है। डीसी जनरेटर
जनरेटर का कोई काम है भी नहीं तो इन्होंने 2 मार्क्स में तो रखा ही नहीं है। हाँ, डीसी जनरेटर में सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर, शंट हो गया और सीरीज हो गया, इनको पूछते हैं। इनका वेटेज लगभग आपको देख लीजिए यहाँ पे 1 मार्क्स 1 जो है क्वेश्चन आया है वो भी 17 और 21 में आया है 2 मार्क्स का। डीसी मोटर की अगर बात की जाए तो डीसी मोटर में देखो 2023 में क्वेश्चन आया था, 2018 में आया था, बट 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको हर साल देखने को मिलेगा। इसका मतलब मोटर जो है वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोटर जो है वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डीसी मोटर। इसके बाद 3 फेज इंडक्शन मशीन की बात कर देता हूं यार। 3 फेज इंडक्शन मशीन में अगर आप देखोगे तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको देखने को मिला, 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिला। ये आपको 1 मार्क्स और 2 मार्क्स आप हर साल में देखो तो इन्होंने स्किप नहीं किया है, सिवाय एक 2018 के, क्योंकि उस साल वेटेज कम था मशीन का। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए होता है। सिंगल फेज इंडक्शन मशीन आपको दिख रहा होगा, इक्का दुक्का क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि एक बार कहीं 18 में आ गया था और एक बार कहीं 17 में आ गया था। इसके सिवाय अगर आप देखिए तो 22 में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। बेसिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिक पोर्शन इसमें से आता है, तो इसका बेसिक इंफॉर्मेशन होने से काम बन जाता है। सिंक्रोनस जनरेटर की बात करें, जनरेटर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको यहाँ दिख रहा होगा ये दोनों रो जो है वो जनरेटर की रो है, तो आपको दिख रहा होगा कि ये आपके 1 मार्क्स के भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं और 2 मार्क्स की थ्योरी भी आती है और इसके न्यूमेरिकल भी आते हैं। लगभग हर साल जनरेटर से क्वेश्चन आपका पूछता है, ठीक है। अगर किसी साल बहुत वेटेज कम है तो उस साल की बात छोड़ दीजिए, हर साल लगभग जनरेटर, सिंक्रोनस जनरेटर से क्वेश्चन पूछता है। तो सिंक्रोनस जनरेटर आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। सिंक्रोनस मोटर की अगर बात करें तो सिंक्रोनस मोटर में देखो जरा, सिंक्रोनस मोटर में भी आपको लगभग हर साल क्वेश्चन पूछता है। तो जनरेटर और मोटर ओवरऑल सिंक्रोनस की बात करूं तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए बन जाता है गेट में, और इसमें क्वेश्चन आपके अच्छे खासे आते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन से लेकर के इसमें हर जगह आपको अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं बेटा। आपका जो टोटल मार्क्स का वेटेज है उसको मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, 11 से 10 से लेके 15 के बीच में ये वैरी करता है। अगर लास्ट ईयर की बात करें तो आपका 11 मार्क्स था। वापस से बात करता हूँ, एक्सपेक्टेड मार्क्स 24 में कितने हैं, है ना। 24 में आपके मार्क्स अच्छे खासे एक्सपेक्टेड है, 12 से 15 मार्क्स आपके एक्सपेक्टेड है। अब आप बोलोगे सर 100 नंबर के पेपर में 15 मार्क्स क्या मायने रखता है। आपको पता है 15 मार्क्स बहुत ज़्यादा है। अगर केवल कोई मशीन में सारे मार्क्स पा जाए और मैथ्स नॉन टेक वाला पोर्शन, मैथ्स वाले पोर्शन में, एप्टी वाले पोर्शन में अगर 15 मार्क्स पा जाए तो भाई साहब उसके 30 मार्क्स होते हैं। और ऐसा है कि 30 मार्क्स आपको क्वालिफाई करा देता है गेट, मैक्सिमम टाइम 30 कट ऑफ तो बहुत इलेक्ट्रिकल में बहुत जो है आपको ईजिली कट ऑफ पे पहुंच जाएंगे। तो कहने का अर्थ ये कि इस सब्जेक्ट का वेटेज आपके पूरे इंटायर जो आपका 2024 है उसमें काफ़ी अच्छा पढ़ने वाला है। आप इस सब्जेक्ट को बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। इसमें बेसिक पढ़ने से भी आप काफ़ी मार्क्स इसमें ऑब्टेन कर सकते हैं, और थोड़ा सा अगर आपने एक्सेल कर रखा है अपनी प्रिपरेशन को तो हो सकता है कि आपको सारे ओवरऑल पूरे मार्क्स मिल जाए। और ये सेशन है भी इसीलिए कि सर कहाँ किन पोर्शन में आपको जो है ज़्यादा करना है जिससे कि आपको पूरे मार्क्स मिल जाए। मैं क्या कर रहा हूँ, आपको हर एक टॉपिक वाइज बाइफर्केशन दे दे रहा हूँ। टॉपिक वाइज का कहने का मतलब है इंटरनली जो इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं कि कौन से पर्टिकुलर टॉपिक से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है उनको आप रिवीजन में ज़्यादा समय दें, उनको ध्यान से देखिएगा। रिवीजन करने का अर्थ ये नहीं होता कि बैठ के पूरा वीडियो लेक्चर दोबारा देखिए। पहली चीज़ तो ये अपने दिमाग से हटा दीजिए, वीडियो लेक्चर दोबारा नहीं देखना है भाई साहब। आपको आपने वीडियो लेक्चर देख लिया है ऑलरेडी, आपने जो नोट्स बनाया है उस नोट्स से आपको रिवीजन करना है, ठीक है। नोट से जब आप रिवीजन कर रहे हो और अगर कहीं आपको कोई कंसेप्ट फंस जाता है रिवीजन करते समय, आपको लगता है कि ये कंसेप्ट हमको नहीं आ रहा, तभी आप वीडियो लेक्चर पे जाइएगा, ठीक है। बाकी तो आपने वीडियो लेक्चर पूरा देख लिया है। जिन लोगों ने भी पूरी अपनी पढ़ाई प्रिपरेशन कर ली है, जो लोग ऑफलाइन मोड में हैं उनके पास भी अपना पूरा का पूरा नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, बस अब आप अपने नोट्स को ही देखिएगा। रिवीजन करने समय
थोड़ा सा समय अपना हाफ एन आवर का टाइम जो है वो आपको देना चाहिए अपने नोट्स को देखने के लिए, और उसके बाद लगभग 1.5 आवर्स से 2 आवर्स के बीच में देना चाहिए न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका आपका क्या होगा ये मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं। जो जो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं, इन टॉपिक्स के न्यूमेरिकल्स को और इन टॉपिक्स का जो आपको रिवीजन करते समय, या फिर अगर आपने अभी नहीं पढ़ा है तो इन टॉपिक्स का बेसिक पढ़ते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे कि आप फॉर्मूला जो भी आप यूज़ करने वाले हो उसको लिख लो, साथ में उस फॉर्मूले की कंडीशन। जैसे यहाँ पर मैग्नेटिक सर्किट्स हैं, तो मैग्नेटिक सर्किट का बिल्कुल बेसिक वाला पार्ट आपको पता हो तो काम बन जाता है। जैसे रिलेशंस हैं, ठीक है, आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, एमएमएफ क्या होता है, अगर आपको इनका रिलेशन समझ में आता है तो ये बहुत इजी पार्ट आपके लिए है। मैग्नेटिक सर्किट अभी 2023 में तो इसका काफ़ी वेटेज था, पर इस साल मुझे नहीं लगता है कि नॉट अ सो इम्पॉर्टेंट पार्ट, इस साल ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होने वाला है। सो मैं इसको बस NI लिख देता हूँ नॉट इम्पॉर्टेंट के लिए। वर्किंग एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर, ये आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन सकता है। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का जो इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट मॉडल है, एमएमएफ बैलेंस है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में ही इक्विवेलेंट सर्किट आपकी आ जाती है। इसके बाद बात करें टेस्टिंग में, तो टेस्टिंग में सिर्फ OC और SC टेस्ट पे ध्यान रखिए, और इसमें भी आप क्या ध्यान रखिएगा, OC SC टेस्ट में भी कौन से रेटेड वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी जिन पे आपका लॉस निर्भर कर रहा है, कोर लॉस, उनका वेरिएशन का असर कैसा है, और साथ ही साथ आपका जो है शॉर्ट सर्किट टेस्ट में आप ये ध्यान रखिएगा कि रेटेड पे कंडक्ट किया जा रहा है या नहीं। यहाँ पे आपका ट्रांसफॉर्मर लॉसेस जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और लॉसेस को निकाल रहे हैं हम लोग OC SC टेस्ट से, तो इसे समझिएगा। इसके बाद पर यूनिट सिस्टम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इफिशियंसी एंड वोल्टेज रेगुलेशन, ये मैंने क्या किया, सिलेबस के अंदर जो जो टॉपिक्स कवर होते हैं उनको भी मैंने यहाँ हाईलाइट कर दिया। इफिशियंसी एंड वोल्टेज रेगुलेशन, ये इस साल आने की प्रोबेबिलिटी है, और ये बहुत छोटा टॉपिक है, हार्डली ये 20 मिनट से आपका जो है 1 घंटे के बीच में जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर स्पीड। तो ये आपका बहुत इजी टॉपिक है। ठीक है, अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो इट विल टेक हार्डली 5 to 10 मिनट्स टू मेक अ रिवीजन ऑफ दिस। इसके बाद आ जाते हैं 3 फेज ट्रांसफार्मर कनेक्शन मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, सिर्फ कनेक्शन से इंपॉर्टेंट है, ये वेक्टर ग्रुप के रूप में आपको दे रखा है। इफेक्ट्स ऑफ हार्मोनिक नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है हार्मोनिक का इफेक्ट आपको पूरा पढ़ने का, क्योंकि IISc बैंगलोर का जो जितने भी बार पेपर बना है उतनी बार ये जरूर पाया गया, हालांकि कोई लिंक नहीं होता किसी भी साल पेपर कौन सी IIT बना रही है इसका, बट ऐसा देखा गया है कि जब भी पेपर जो है वो अरेंजमेंट का जिम्मेदारी IISc बैंगलोर का रहा है तो मशीन का पेपर रिलेटिवली ईजी आया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक्सपेक्टेशन अपनी रख सकते हो कि रिलेटिवली इजी आने वाला है इलेक्ट्रिकल मशीन बाकी सारे ईयर्स के कंपैरेटिवली। लास्ट ईयर कानपुर ने किया था तो बहुत ज़्यादा आपका जो है पेपर जो है थोड़ा टफ लेवल पे चला गया था, मशीन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद स्पेशल कनेक्शन नॉट सो इम्पॉर्टेंट, और अगर आप इसमें पढ़े भी तो केवल क्या पढ़ना है, ओपन डेल्टा, और आपको क्या पढ़ना है, ओपन डेल्टा के साथ में ओपन डेल्टा, और आपको पढ़ना है स्कॉट कनेक्शन, ओपन डेल्टा और स्कॉट कनेक्शन, केवल ये दो आपको पढ़ने की नीड है अगर आप स्पेशल ट्रांसफार्मर कनेक्शन पढ़ो तो। ओपन डेल्टा से एक आध बार क्वेश्चन आपको गेट में मिलता है, बाकी स्कॉट से तो आपको नहीं मिलेगा। ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन, ये नॉट सो इम्पॉर्टेंट, इट इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट। ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन नॉट सो इम्पॉर्टेंट, इससे भी थ्योरी अब आने की प्रोबेबिलिटी ना के बराबर है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा समय मत बर्बाद करिएगा इस पे। ट्रांसफार्मर एज अ मैग्नेटिक सर्किट, इज ऑल्सो नॉट सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अभी 2023 में ही इस पे क्वेश्चन पूछ लिया। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर नॉट इम्पॉर्टेंट,
ये अगर आप इलेक्ट्रिकल मशीन में देखें तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाला। तो अगर आप देखिए तो घूम फिर के मैंने आपको ना बड़ा छोटा, मैक्सिमम आप ना 3-4 घंटे में अपना पूरा रिवीजन कर सकते हो ट्रांसफार्मर का। और अगर आपको नया पढ़ना भी चालू कर रहे हो तो जो टॉपिक्स हैं जिन पे आपको बहुत फोकस करना है वो क्या है, वर्किंग हो गई, आइडियल ट्रांसफार्मर, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर, इक्विवेलेंट सर्किट, इफिशियंसी, रेगुलेशन पर यूनिट, लॉसेज और OCSC टेस्ट, यही आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में दिख रहे हैं। और वेक्टर कनेक्शन आपका जो है ये वाला पार्ट। बस आपको 3 फेज ट्रांसफार्मर और 3 फेज सिस्टम समझना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है, जैसे कि स्टार के केस में लाइन और फेज क्या होगा, तो इन पर थोड़ा सा ध्यान आप जरूर दे दीजिए अगर आप नया पहली बार पढ़ रहे हैं। तो अगर आप रिवीजन मोड में हैं तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। इसके बाद आ जाता हूं सेकंड पार्ट पे, जो कि है आपका इंडक्शन मशीन। इंडक्शन मशीन में यार ऑपरेटिंग प्रिंसिपल, इसमें आपका आरएमएफ के लिए कैसे आरएमएफ किन किन चीजों पे निर्भर कर रहा है, ये सारी बातें आ जाती हैं। फिर आपको पता करना है, ये तो थ्योरी है, मुझे नहीं लगता इट्स सो इम्पॉर्टेंट। ऑपरेटिंग प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका जो है ऑपरेटिंग प्रिंसिपल में एक और चीज याद रखिएगा, स्टेटर साइड से सप्लाई देते हैं तो क्या होता है, रोटर साइड से अगर 3 फेज इंडक्शन मशीन को सप्लाई देते हैं तो क्या होता है। रिलेटिव स्पीड का जो कंसेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका आप बहुत ध्यान रखिएगा। इसके बाद इक्विवेलेंट सर्किट, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर आपको इक्विवेलेंट समझ में आएगा तभी आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाओगे। हर न्यूमेरिकल आपका इक्विवेलेंट सर्किट से ही सॉल्व होता है। पावर फ्लो आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है गेट के लिए, ठीक है। परफॉर्मेंस में आपका टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक कर्व हो गया, टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक कर्व हो गया, इसको आपको समझना है, अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए इस कर्व को लेकर के, ठीक है। जैसे लोड टॉर्क इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क के बराबर होता है जब भी मशीन हमारी किस पर्टिकुलर स्पीड पे ऑपरेट करते, तो ये वाला जो पार्ट है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। नो लोड टेस्ट और ब्लॉक रोटर टेस्ट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट। ये आपने अगर OCSC टेस्ट पढ़ा हुआ है तो OCSC टेस्ट से आप फटाक से इसे रिलेट कर सकते हो, ठीक है। इंडक्शन मशीन का इलेक्ट्रिकल मॉडल और ट्रांसफार्मर का इलेक्ट्रिकल मॉडल एक जैसा दिखाई देता है, और आप यहां पर OCSC टेस्ट अगर आपने पढ़ा है तो आप इसे बहुत आसानी से रिलेट कर लोगे, ठीक है। सर्कल डायग्राम इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू। केज टाइप रोटर इंपॉर्टेंट हो सकता है। केज टाइप का मतलब क्या है, सिर्फ आपको डबल केज और आपका जो है डीप बार केज, इनमें कैसे टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक कर प्रभावित हो रहे हैं ये चीज आपको पता होनी चाहिए। रिलेशन आउटर केज टॉर्क और इनर केज टॉर्क का आपको पता होना चाहिए। तो मैं अगर बोलूं केज टाइप मोटर में थोड़ा सा डबल केज रोटर, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर पढ़ लीजिए, बस उसके बाद बाकी चीजें इसमें से कुछ नहीं है। स्पीड कंट्रोल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्पीड कंट्रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड स्पेशली इसमें अगर मैं बात करूं तो V/F कंट्रोल या वोल्टेज कंट्रोल या रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बेटा। रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी अगर आप पोल चेंजिंग मेथड नहीं भी यूज कर रहे हो तो कोई बात नहीं, ब्रेकिंग में वैसे भी यूज करते हैं, बट अगर आपको ऑक्सिलरी मोटर स्पीड कंट्रोल की बात करें जहाँ पे अलग अलग टाइप की मोटर लगा देते हैं, ठीक है, मतलब रोटर की ही सप्लाई से दूसरी मोटर को फेड कर देते हैं, तो उस तरह के पार्ट को आप छोड़ सकते हो। स्लिप रिकवरी स्कीम आप छोड़ सकते हो, ठीक है। EMF इंजेक्शन आप छोड़ सकते हो, लेकिन ये वाले इंपॉर्टेंट है। EMF इंजेक्शन पे जाने की नीड नहीं है, गेट में अभी तक कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला EMF इंजेक्शन से। इसके बाद यहाँ देखो इंडक्शन जनरेटर नॉट सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक, आप इसको चाहो तो छोड़ सकते हो, बट मैं आपको बता रहा हूँ सारे मार्क्स लाने की बात, मतलब ये सारे टॉपिक्स अगर आप पढ़ पाओ तो वेरी गुड है। मेरी बात समझ रहे हो ना, क्योंकि आपको मैक्सिमम मार्क्स पाने हैं। कम समय में आप कैसे अपने रिवीजन के किन पार्ट्स को जरूर फोकस करो ताकि आपके मार्क्स मैक्सिमाइज हो सके, इसके लिए मैं आपको इंपॉर्टेंट और नॉट इंपॉर्टेंट वाली बात बता रहा हूं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको ये पढ़ना नहीं है। एप्लीकेशन ऑफ 3 फेज इंडक्शन मशीन, कोई बहुत ज्यादा नीड नहीं है। कंस्ट्रक्शन कोई बहुत ज्यादा नीड नहीं है। सिंगल फेज इंडक्शन मशीन आपका ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिर्फ इंट्रोडक्शन वाला पार्ट वही, क्योंकि सिर्फ ऑपरेशन आपको पढ़ना है। तो इसमें आपको ये देखना है कि यार इसमें स्टार्टिंग सिंगल फेज इंडक्शन मशीन की स्टार्टिंग कैसे होती है,
क्या क्या खास बात है स्टार्टर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच के ऑपरेशन का, डिफरेंट इंडक्शन टाइप ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में हमारा स्विच का रोल क्या है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच का, ठीक है, उनका टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक कर्व कैसे अफेक्टेड होता है और स्पीड कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं। बाकी इसमें बहुत टेस्टिंग पढ़ने की नीड नहीं है कि आप सिंगल फेज इंडक्शन मशीन में बहुत सारे की टेस्टिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है वो इंडक्शन मशीन के बारे में। अगर मैं इंडक्शन मशीन की बात करूं तो आप आसानी से रिवीजन मोड में है तो 3 से 4 घंटे के अंदर ये सारे टॉपिक्स का आप रिवीजन कर सकते हो। अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तब भी मैं आपको बताऊं कि आपको लगभग 15 से 17 घंटे के आसपास, 20 घंटे के आसपास आपको लगेगा मैक्सिमम, मैं बोल रहा हूँ, पूरा 3 फेज इंडक्शन मशीन इंक्लूडिंग सिंगल फेज इंडक्शन मशीन को पढ़ने और समझने में। जिन टॉपिक्स को मैंने हाईलाइट किया है वो टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट है, जिनको आप बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, ठीक है। जिनको भी मैंने हाईलाइट किया है वो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिनको आप बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। बाकी टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट हैं बट उतने मतलब ऐसा नहीं कि आपको वो जबरदस्ती करके पढ़ने या बिल्कुल उसके अंदर तक जाके पढ़ना है, लेकिन जिन टॉपिक्स मैंने टिक किया है उनको आप मैक्सिमम क्वेश्चंस उन पे आप जरूर ट्राई कर लीजिएगा। इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिफरेंट टाइप ऑफ स्टार्टर्स और डिफरेंट टाइप ऑफ स्टार्टर्स का इफेक्ट भी समझना है, कंपैरिजन करना आना चाहिए कि स्टार डेल्टा स्टार्टर और डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में कैसे हमारा जो है स्टार्टिंग टॉर्क और स्टार्टिंग करंट अफेक्ट हो रहा है। तो ये वाली जो चीजें हैं वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। इन पे आप थोड़ा फोकस कर सकते हो, इसका रिवीजन आप जरूर करो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो दैट इज फॉर द इंडक्शन मशीन। इंडक्शन मशीन और ट्रांसफार्मर में अगर मैं एक्सपेक्ट करूं तो यार इस साल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं 2 क्वेश्चन के आसपास, 2 क्वेश्चन के आसपास ट्रांसफार्मर से आपका एक्सपेक्टेड है, ठीक है। और अगर इंडक्शन मशीन से मैं बात करूं तो इंडक्शन मशीन से भी लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है, ठीक है। जो मैंने पुराना आपका अभी पिछले 5 सालों का देखा उसके हिसाब से मेरे को 2 से 3 क्वेश्चन इंडक्शन मशीन के एक्सपेक्टेड हैं। और यहाँ ट्रांसफार्मर में 2 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, एक 1 मार्क्स हो सकता है, एक 2 मार्क्स हो सकता है। ये भी हो सकता है कि दोनों 2-2 मार्क्स के आ जाएं, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं डीसी मशीन की। देखो डीसी मशीन एक ऐसा टॉपिक है जिसका हर स्टूडेंट मार्क्स उठा सकता है। इसमें अगर मैं आपसे बात करूं तो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है ये स्पीड कंट्रोल। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है स्पीड कंट्रोल। वो भी स्पीड कंट्रोल में भी आपको स्पेशली कौन कौन सी मोटर्स पे ध्यान देना है। शंट हो गई, सीरीज हो गई और आपकी हो गई सेपरेटली एक्साइटेड, ठीक है। ये 3 आपकी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सेपरेटली एक्साइटेड इंपॉर्टेंट है, शंट इंपॉर्टेंट है और सीरीज इंपॉर्टेंट है। कंपाउंड इज नॉट सो इंपॉर्टेंट। आप कंपाउंड चाहो तो अगर आपने बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे हो, नया पढ़ रहे हो तो छोड़ सकते हो। अगर आप रिवीजन मोड में हो तो यार बहुत इजी है, आप फट से रिवीजन कर लोगे। इसके बाद ये कंडीशंस, वोल्टेज बिल्डअप की कंडीशंस जो हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, क्योंकि अभी लास्ट ईयर देखा गया कि इससे रिलेट करते हुए क्वेश्चन आपका जो है एक इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में उन्होंने डाल दिया था। हालांकि ये डिफाइंड नहीं था इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में, फिर भी तो ये इलेक्ट्रिकल वालों के लिए तो इम्पॉर्टेंट ही है, इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए आउट ऑफ सिलेबस था तो ठीक है। इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए केवल ट्रांसफार्मर और इंडक्शन था, बाकी सारा आपका इलेक्ट्रिकल का ही है। वो भी इलेक्ट्रिकल का, इंडक्शन और सिंक्रोनस भी, इंडक्शन और ट्रांसफार्मर में भी मैंने इलेक्ट्रिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बात बताई थी। इसके बाद आता है ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आपको अच्छे से आ जाना चाहिए। टॉर्क का एक्सप्रेशन आपको आना चाहिए, ठीक है। सर्किट मॉडल आपको आना चाहिए। आर्मेचर रिएक्शन एंड कॉम्पनसेशन, इससे कोई थ्योरी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है तो आप आराम से थ्योरी इसकी जो है बस केवल एक राउंड रीडिंग मार लेंगे तब भी चल जाएगा, ठीक है। सो डीसी मशीन से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं 2 क्वेश्चन के आसपास, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं 2 क्वेश्चन के आसपास, एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन। एक थ्योरेटिकल आ सकता है और एक न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है। तो ये डीसी मशीन के बारे में मैंने आपको बताया। इसके बाद इसको पढ़ने के लिए कितने घंटे चाहिए? रिवीजन करने के लिए मात्र 2 घंटे। हमेशा एक ही फॉर्मूला वैलिड है जिससे सब कुछ सॉल्व हो जाता है। इसमें सिर्फ 2 ही तो आपके इक्वेशन चलते हैं, एक ये के फाई एन और दूसरा आपका होता है टॉर्क के डैश फाई आई ए।
देखो ये दो ही फॉर्मूले आपके सब कुछ सॉल्व करा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमेशा करना क्या होता है, हमेशा एक थंब रूल बना लो, स्पीड कंट्रोल से लेकर के कहीं कुछ भी आपको जो है किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ रहा है स्पीड कंट्रोल का, तो करने के लिए कि टॉर्क से करंट निकालोगे और स्पीड के एक्सप्रेशन में रख दोगे, ठीक है। स्पीड का एक्सप्रेशन भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। आपका स्पीड का एक्सप्रेशन होता है v माइनस आई ए आर ए बाई के फाई, है ना। अब ये आर ए भी हो सकता है, आर ए प्लस आर एस सी भी हो सकता है, तो मैं यहाँ पे बस आर लिख देता हूँ क्योंकि ये सीरीज और शंट के हिसाब से स्पीड का एक्सप्रेशन है। टॉर्क के एक्सप्रेशन से करंट निकालो, स्पीड के एक्सप्रेशन में रख दो, बेटा हर क्वेश्चन तुम्हारा स्पीड कंट्रोल का सॉल्व हो जाना है। इफिशियंसी एंड लॉसेस, तो डीसी मशीन के लॉसेस बहुत आसान है पढ़ना, ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि स्पीड कंट्रोल में वो इफिशियंसी लॉसेस वाले पार्ट को मिक्सअप करके भी क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको शाफ्ट टॉर्क और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का जो डिफरेंस है वो समझ में आ जाए। टेस्टिंग आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे छोड़ सकते हो, गेट के सिलेबस में डिफाइंड भी नहीं है। कंस्ट्रक्शन आपको बहुत ज़्यादा नीड नहीं है, समझने की नीड है, बट आपको ये इलेक्ट्रिकल मॉडल में ही समझ में आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल मॉडल में ही समझ में आ जाएगा, तो उसके बाद इसकी नीड खत्म हो जाती है। लास्ट टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका सिंक्रोनस मशीन। सिंक्रोनस मशीन में आपका कंस्ट्रक्शन, एक्साइटेशन और टाइप्स ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है आपका आर्मेचर वाइंडिंग। इसमें खास तौर से अगर कहा जाए तो केडी केसी आपको आना चाहिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। केसी केडी क्या होता है ये आपको आना चाहिए। उसके बाद आर्मेचर रिएक्शन इन सिंक्रोनस जनरेटर्स, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रिकल मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पावर एंगल इक्वेशन एटलीस्ट फॉर्मूला और कंडीशंस आपको पता होना चाहिए। पावर एंगल इक्वेशन फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, विद आर ए विदाउट आर ए, और आपको साथ ही साथ पता होना चाहिए कंडीशंस, ठीक है। कंडीशंस का मतलब आपका जो अगर मैक्सिमम पावर आउटपुट की बात की जा रही है, डेवलप्ड पावर की बात की जा रही है, स्टेबिलिटी की लिमिट क्या है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। रेगुलेशन, रेगुलेशन में केवल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, और क्या पता होना चाहिए, बेसिक रेगुलेशन पता होना चाहिए। इसमें आपके बहुत बड़े बड़े जो है तरीके हैं, जैसे ZPF, MMF, इन सब के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, वो सब आपको पढ़ने की नीड नहीं है क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स सिंक्रोनस मशीन का आपके गेट के सिलेबस से बाहर हो गया है, ठीक है। तो रेगुलेशन आपको पता होना चाहिए, बट रेगुलेशन में आपको डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर जाने की नीड नहीं है। सिंपल आपका जो रेगुलेशन है वो नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन रेटेड इनटू 100, ये कैसे निकालते हैं, सिर्फ EMF मेथड, ओनली EMF मेथड, ठीक है, सिर्फ आपका EMF मेथड से काम बन जाना है। आर्मेचर रिएक्शन इन सिंक्रोनस मोटर, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद सर्किट मोटर का जो है मॉडल, इलेक्ट्रिकल मॉडल, ये इंपॉर्टेंट है। सेलिएंट पोल मशीन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिंक्रोनाइजिंग पावर एंड टॉर्क, ये इंपॉर्टेंट है। स्लिप टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है। भाई ये वाला टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और इनके टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट भी हैं। सिंक्रोनस कंडेंसर, बहुत छोटे छोटे टॉपिक है यार, ये 20 मिनट के टॉपिक है। सिंक्रोनस कंडेंसर, सिंक्रोनस कंडेंसर में पावर फैक्टर किस तरह से इंप्रूव हो रहा है, ये पावर फैक्टर कॉम्पनसेटर आपको समझ में आना चाहिए। पावर फैक्टर कॉम्पनसेटर आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरह से पूरे इंडस्ट्री का पावर फैक्टर ठीक किया जा सकता है रोटेटिंग VAR कॉम्पनसेटर से। पैरेलल ऑपरेशन ऑफ सिंक्रोनस मशीन, इस पे आपके न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, पहले भी बहुत आए हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टार्टिंग ऑफ सिंक्रोनस मोटर लिखा जरूर है, लेकिन इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन बनता नहीं है कि आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाए। हंटिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हंटिंग और सिंक्रोनस मोटर स्टेबिलिटी, ये सिंक्रोनस मशीन स्टेबिलिटी, ये आपका एक साथ कवर हो जाएगा, ठीक है। लॉसेज एंड इफिशियंसी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सिंक्रोनस मशीन के केस में, बट आपको पावर फ्लो पता होना चाहिए, सिर्फ पावर फ्लो पता होना चाहिए, पावर फ्लो पता होना चाहिए, क्योंकि शाफ्ट पावर, आउटपुट इलेक्ट्रिकल पावर, RA है RA नहीं है, इससे आपका जो है किस तरीके से रोटेशनल लॉसेस को कंसीडर करना है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। यहाँ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ लगभग 3 क्वेश्चन के आसपास, ठीक है, यहाँ पे 3 क्वेश्चन के आसपास एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल मशीन के क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होंगे, और सबसे खास बात यह है कि सबके बस का नहीं होता मशीन का क्वेश्चन निकाल पाना,
क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ना इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि समझ नहीं पाते, सोचते हैं कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, बहुत बड़ा सिलेबस लगता है। लेकिन मैंने आपको दिखाया सिंक्रोनस मशीन लगभग 20 घंटे के आसपास आप पूरा अगर स्क्रैच से तैयार करें तो 20 से 25 घंटे जो टॉपिक्स मैंने लिखे हैं उनमें कंप्लीट हो सकता है। और अगर आप रिवीजन मोड में हो तो 5 घंटे के आसपास आपको रिवीजन देने की नीड है बस टोटल। समझ रहे हो? तो अगर आप देखो तो 5 घंटे, उधर मैंने 3 घंटे बताया था डीसी के लिए, उसके पहले मैंने लगभग 3-3 घंटे 4-4 घंटे मैंने ट्रांसफार्मर और इंडक्शन के लिए बताया था। तो आप 20 घंटे के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस अपना रिकॉल अच्छे से कर सकते हो। और उसके बाद जो न्यूमेरिकल्स हैं उन पे आप प्रैक्टिस करने का समय बढ़ा देना। ठीक है? तो आप अभी भी, अगर आपने से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनको ये लगता है कि सर अगर हम अभी से स्टार्ट करें तो क्या संभव है? बिल्कुल मशीन में अभी भी संभव है। आप 50-55 घंटे दे करके, जिसमें से 20 घंटे मैंने आपको बताया कैसे पढ़ना है, और 50-55 घंटे दे करके आप कर सकते हो, बेसिक ऑपरेशंस पढ़ सकते हो। इसके लिए हम लोगों ने एक फास्ट ट्रैक कोर्स भी चला रखा है। ये फास्ट ट्रैक कोर्स आपका मॉर्निंग में चलता है 9 AM से। तो आप इसी चैनल पे ना गेट का जो फास्ट ट्रैक कोर्स है उसकी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो। जिनको थोड़ा फास्ट लगे वो क्रैश कोर्स की प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो। ठीक है? ऑलरेडी क्रैश कोर्स की भी प्लेलिस्ट पड़ी है चैनल पे। प्लेलिस्ट पे कैसे जाते हैं आपको ये सब कुछ अच्छे से पता है। थोड़ा सा क्लासेस जब कर लेते हैं ना, रिवीजन वाले मॉड्यूल में कैसे आपको जाना है, तो यार जो भी आपको रिवीजन, अगर आप पेड हैं, पेड स्टूडेंट हैं, आपको डेली प्रैक्टिस पेपर मिल रखा है, तो इसको आप कम से कम डीपीपी अपनी जरूर सॉल्व करिए। ठीक है? यहाँ पे जो लोग पेड स्टूडेंट नहीं हैं या फिर अपने आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनके पास अगर डीपीपी नहीं है, तो आप पीवाईक्यू क्वेश्चंस के थ्रू जरूर जाइए, एटलीस्ट जाइए 2 बार, समझ के लगाइए। ठीक है? उसके बाद आप आ जाइए, एक आपको मैं किताब भी बता देता हूँ यार, एक किताब भी मैं बता देता हूँ आपको, आरके कनौडिया। अगर आप क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करना चाहो तो यहाँ पे आपको किताब मिल जाती है। फास्ट ट्रैक कोर्स देख के आप इस पे भी आप क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कर सकते हो। गेट वाला की आपको मिल जाती है यहाँ पर पीवाईक्यू की किताब, तो वो भी आप यूटिलाइज कर सकते हो। राइट ऑल फॉर्मूलाज इन नोटबुक्स आफ्टर द चैप्टर कंप्लीशन। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो अभी तो आपको क्या करना है, एक शॉर्ट नोट्स बनाना है ना? शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका मैंने ऑलरेडी चैनल पे बता रखा है, आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। और मैं आपको बताऊं, शॉर्ट नोट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करने वाले हैं, क्योंकि 10-12 सब्जेक्ट, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो जब आप लास्ट में प्रिपरेशन का मॉड्यूल में जब लास्ट में आओगे, जब सिर्फ रिवीजन कर रहे होगे, उस समय आपको शॉर्ट नोट्स आपका पूरा का पूरा फुल नोट्स को रिकॉल कराने का काम करने वाला है। ठीक है? जितनी भी टेस्ट हैं आप कोशिश करिए कि टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करें। अगर बाई चांस आप टाइम की वजह से टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं तो टेस्ट पेपर्स को पाने की कोशिश जरूर करिए। और उन टेस्ट में जो क्वेश्चंस हैं, उनके जो सॉल्यूशंस हैं, उनको आपको जरूर देखना चाहिए। मैंने यहाँ पर जितने भी टेस्ट हैं, मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिकल मशीन के खुद से डिज़ाइन किए हैं, गेट से 4 लेवल ऊपर तक का रख के डिज़ाइन किया है। तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन टेस्ट के थ्रू भी मिल जाती है। ठीक है? होपिंग कि आपको ये पूरा जो सेशन है वो समझ आया और आप इस सेशन का भरपूर यूटिलाइजेशन करने वाले हो। जितने टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक बनने वाले हैं। गेट 2024 में आप मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन करोगे, ये मुझे पता है। आपने अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रखी है, आपका रिवीजन मॉड्यूल बहुत अच्छा हो रखा है। बस एक चीज याद रखिएगा, जब आपको कोई भी टॉपिक बहुत ज़्यादा टफ लगने लगे मशीन का ही, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान होने के बजाय आगे बढ़ते जाइए। मतलब ठीक है, कम समझ में आया, बहुत सारे जो नए स्टूडेंट होते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, तो फिर आप ऐसा ना करिए कि आप वहीं अटक जाइए, क्योंकि आपके पास वो टाइम अब नहीं है। तो आप क्या करिए, आगे बढ़ जाइए। कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं कि आगे बढ़ते हुए आपको 2-3-4 चैप्टर करते करते आपको वो सारी चीज़ें वापस से रिफ्रेम हो जाती हैं और समझ आ जाती हैं। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, इसको ऐसे ही पढ़ने का काम करिएगा। ग्रेट, होपिंग कि आपको ये पूरा सेशन बहुत एंजॉय किया है और आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। थैंक यू।